बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त की इजराइल के हमले में ईरान का एक न्यूक्लियर बेस तबाह हो गया है। अराक न्यूक्लियर बेस तबाह होने की तस्वीरें भी सामने आई। हमले के बाद अराक न्यूक्लियर बेस से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। अराक न्यूक्लियर बेस से पर आईडीएफ ने हमला किया था और कम से कम हमले की तस्वीरों से एक बात तो साफ है कि अराक में न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी हो या न्यूक्लियर कोई भी प्रोग्राम हो, वो अब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे अराक न्यूक्लियर प्लांट और उससे जुड़े हुए हिस्से पर पिन पॉइंट प्रिसीजन स्ट्राइक की गई है और उन्हें खत्म कर दिया गया है। यानी वहां पर एक दूसरा इस तरीके का प्लांट तैयार करना दशकों की बात होगी, दिन और महीने तो दूर की बात है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। ब्रजेश कुमार सर, हम सभी बात कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका इस हमले के पीछे हैं या इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे हैं। अभी मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट कहूंगा, हालांकि दोनों देश इसे जंग की बात मान चुके हैं, लेकिन क्या इस सब में ईरान के आसपास वो इस्लामिक कंट्री, वो मुस्लिम देश जिनका ईरान अब तक बात धर्म के आधार पर कर रहा था कि सबको एक साथ आ जाना चाहिए, वो भी आपको अमेरिका इजराइल के साथ खड़े हुए नहीं दिखते हैं? अमेरिका ने 27 या 28 टैंकर एयरक्राफ्ट मंगाए हैं। आखिर ये टैंकर एयरक्राफ्ट कहां पर रिफ्यूलिंग करेंगे? वो एयर स्पेस तो जॉर्डन, सीरिया या फिर सऊदी का ही होगा। जी बिल्कुल, ये मुस्लिम देश और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, ये सब एक लगता है पास हो रखा है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी देश ईरान की मदद में नहीं आया है। ये 7वां दिन है युद्ध का, इसको युद्ध ही कहेंगे। बहुत तगड़ा चल रहा है। कोई भी देश पास उनके हाथ खड़ा नहीं हुआ है। पहली बार आज शायद कुछ ओपिनियंस आए हैं या रशिया और चीन का कोई वक्तव्य आया कहते हुए हम आपके साथ हैं। उसके अलावा किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया है। कारण भी बहुत क्लियर है। ईरान एक सिविलाइजेशनल पावर है, बड़ा स्टेट है, 9 करोड़ की आबादी वाला, और इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं इटसेल्फ, लेकिन ये शिया है। बाकी जितने स्टेट्स हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के ली जाए तो सब सुन्नी देश हैं और सब एक दूसरे के साथ उनका मेल जोल नहीं चलता है। अगर हम देखते हैं हूती जो थे, हूती पिछले 10-12 साल से सऊदी अरेबिया के साथ में लड़ाई कर रहे हैं। हम कतर को देखें, वो सुन्नी देश, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से उसकी क्या कहते हैं मतभेद हो गए थे पिछले कई सालों से, लेकिन उसके संबंध ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं क्योंकि एक बहुत ही कॉमन बड़ा सा गैस फील्ड शेयर करते हैं। और वो ऐसा देश है, वहाँ हिजबुल्लाह के लोग भी आते हैं, तुर्की के भी आते हैं और इजराइल के भी फाइनेंस मिनिस्टर आके चले जाते हैं। तो ये तो कहानी है। ये इनके यहाँ बहुत टूट फूट खुद है, इस करके इनके साथ कोई खड़ा नहीं, खासकर इस घड़ी में। दूसरी बात, लोग माहौल को भी देखते हैं। जो लड़ाई चल रही है यूरोप के अंदर यूक्रेन और रशिया के बीच में, जो कि अनइक्वल मैच कहा जाता था जब सोचते थे, 3.5 साल से लोग फंसे हुए हैं। तो खुद के ट्रूप्स कमिट करना या डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना संभव है, उससे ज्यादा मुश्किल। हालांकि इजराइल अकेला नहीं है। जितने ISR कैपेबिलिटीज हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेंस की, सैटेलाइट के द्वारा हो, शिप्स के द्वारा हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम के द्वारा हो, अमेरिका उनको प्रोवाइड करता रहा है। छोटे से देश की इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे माहौल के अंदर ये कर सके। तो अमेरिका तो सपोर्ट है ही है इजराइल को। अमेरिका के अलावा यूरोपियन देशों का भी इसके पास सपोर्ट है। और इसी कारणवश आप देखेंगे कल एक मुलाकात भी हो रही है इनके जो फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो जर्मनी, फ्रांस और UK वगैरह। तो ये लड़ाई तो ये साथ चल रही है, लेकिन पीछे बहुत सारी चीजें हैं, संघर्ष हैं। और ये हम समझते हैं
ठीक। इजराइल कहता है ये आर या पार की लड़ाई है उसके लिए। मैं मेजर जनरल राजन कोचर को भी यहां पर जोड़ लेता हूं। मेजर जनरल राजन कोचर, एस्केलेशन लेडर जो आप लोगों से मैंने चीजें समझी हैं इसमें लेकर, मैं देखता हूं कि एयर सुप्रीमेसी कायम करने के बाद और आगे क्या हो सकता था। इजराइल ने तो यह कह दिया कि अब खामनेई के खात्मे से कम पर हम मानेंगे नहीं, उनके डिफेंस मिनिस्टर ऐसे कह रहे हैं। इस एस्केलेशन लेडर को आप किस तरीके से देखते हैं? ऑल आउट वॉर, तबाही किसी एक का खत्म होना सामने आ रहा है आपको नजर, या फिर आपको लगता है कि अभी भी जो